सुनाओ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए 213 रुपए 50 पैसे का प्राइस आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम जो लो है उसके बिल्कुल तकरीबन तकरीबन 10 रुपए दूर ये स्टॉक रह चुका है। हाई तो छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल ऑल टाइम लो के बिल्कुल तकरीबन तकरीबन पास ही है। अगर यहां से एक गिरावट आई तो ऑल टाइम लो यहां पर हिट हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि इसकी फेयर वैल्यू एक्चुअल में है क्या, क्या है स्टॉक की फेयर वैल्यू, कितने प्राइस पर इसको खरीदना सही है, क्या इसको होल्ड करें या नहीं करें, और क्या रिटर्न बनाकर देगा। बहुत सारे यहां पर जो है ना एक एक क्वेश्चंस चल रहे हैं मार्केट के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर ये क्वेश्चन बने हुए हैं और काफी लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं और काफी लोग बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हुए हैं। एक जो फेयर वैल्यू देख रहे हैं, एक जो ये देख रहे हैं कि अभी तो बिल्कुल शुरुआती है, एक जो ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल रिलायंस ग्रुप पर भरोसा है, इसीलिए इस कंपनी के अंदर मैं निवेश करा हुआ हूं, चाहे वो हायर लेवल पर हो, लोअर लेवल आएगा तो मैं और यहां पर खरीदने के लिए इस स्टॉक को तैयार हूं, क्योंकि यहां पर रिलायंस ग्रुप जो है वो कुछ करके दिखाएगा और वो बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा। जो टाइम बता रहे हैं कि 3-4 साल में एक ग्रोथ दिखेगी, वो इतना लंबा टाइम नहीं लेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे बिल्कुल यहां पर जो है सेटिस्फाइड होता हूं कि यहां पर इतना लंबा टाइम 3 से 4 साल का टाइम तो नहीं लगने वाला, क्योंकि जिस तरीके से जो बिजनेसेस है अगर आप उसको समझोगे तो इतना लंबा टाइम नहीं लगने वाला। आज की नीड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो अगर आप देखिए तो यहां पर जो ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम जो लो है वो 202 रुपए का है। और अगर ये स्टॉक अगर 202 रुपए को जहां पर तोड़कर नीचे जाना स्टार्ट करता, कोई भी स्टॉक हो जगह अगर ऑल टाइम लो अगर हिट होता है ना, वो और डाउन जाने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे में हमें ये समझना है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप मार्केट कैप नोट कर लीजिए, 1,36,881 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको नोट कर लीजिए, इससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहां पर एक बेसिक अगर हम रियल वैल्यू देखते हैं ना किसी स्टॉक की, तो उसकी बुक वैल्यू से देखते हैं और 182 रुपीज इसकी बुक वैल्यू है। स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर तो वर्क कर नहीं रहा है, 213 रुपए के आसपास ही वर्क कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। कोई डर सा नहीं लग रहा है कि यार रियल वैल्यू जो है ना स्टॉक की वो बिल्कुल आसपास है, 182 रुपीज है और स्टॉक तो 213। थोड़ा बहुत तो इतना तो गिरावट रहती है किसी स्टॉक में, 2-3% की अप एंड डाउन नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो यहाँ पर एक बात आ जाती है। लेकिन आप कैलकुलेट अगर आप करोगे ना तो इनके असेट्स से कैलकुलेट करिए, असेट्स से। यहां पर ये देखते हैं 182 को थोड़ा सा साइड में कर दो, ये बुक वैल्यू को। तो अभी इनका जो असेट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो 1,19,597 करोड़ के हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो कि आपको पता होगा कि उसमें रिलायंस की जो होल्डिंग है 6% के आसपास वो यहां पर वैल्यू रखता है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपने को यहां पर समझ में आता है। अब एक तरीके से देखें तो फिलहाल जो है ना वो एक होल्डिंग कंपनी की तरह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये ध्यान रखिएगा, होल्डिंग कंपनी। और इसी को आप मार्केट कैप मान के चलिए, क्योंकि बिजनेस जीरो है। अभी सब यहां पर जो है ना बात चल रही है म्यूचुअल फंड लोन का बिजनेस, वो हम आएंगे बात करेंगे कि ग्रोथ कितनी आ सकती है, वो हम देखेंगे कितना टाइम भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट कैप है वो आपका एसेट जो होल्डिंग कंपनी का जो वैल्यू है उस हिसाब से होना चाहिए। उस हिसाब से कुछ 1,19,587, ऑलमोस्ट यहां पर 1,20,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। आपका मार्केट कैप है 1,00,000, ऑलमोस्ट 1,37,000 कुछ समथिंग करोड़ का। ठीक है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन होल्डिंग कंपनी में हमेशा 10% का डिस्काउंट रहता है, 10% का, यानी कि आपकी जो स्टेक की जो वैल्यू है उसका 10% का डिस्काउंट और ले हो। और यहां पर उस हिसाब से यहां पर जो आता है 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहां पर आपको 12,000 करोड़ और उसमें माइनस कर देने हैं, 12,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपका यहां पर हो गया है 1,08,000 करोड़। 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप होने चाहिए। इस हिसाब से अगर आप प्राइस देखेंगे ना नंबर ऑफ शेयर से कैलकुलेट करके, तो आपका 157 से 162 रुपए का एक रियल वैल्यू यहां पर दिखती है इस हिसाब से, क्योंकि 10% का डिस्काउंट भी है। 10% का कोई डिस्काउंट तो मिला नहीं होल्डिंग कंपनी को, उससे ऊपर ही है, अपनी स्टेक की वैल्यू से भी ऊपर, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल
जो मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, उस हिसाब से स्टॉक की जो रियल फेयर वैल्यू अगर हम मान के चल सकते हैं तो 157 से 162 के बीच में होना चाहिए। स्टॉक काम कर रहा है यहाँ पर 213 रुपए पर। ये रहा यहाँ पर पूरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। और इतने अच्छे रिजल्ट आए तो बाजार को खुश होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? स्टॉक रन अप क्यों नहीं दिखाया? ऑलरेडी जब इसके रिजल्ट्स आए थे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे कि ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। क्वार्टर दर क्वार्टर जो आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं ना, 668 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें आपका डिविडेंड का जुड़ा हुआ है। डिविडेंड का यहाँ पर जो है वो आपका रोल बहुत बड़ा है, तो डिविडेंड की वजह से यहाँ पर जो है आपको डबल होते हुए दिख रहा है। अदरवाइज डिविडेंड क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो रिलायंस के शेयर्स, तो वो जितना भी डिविडेंड पे करेंगे, मान लो रिलायंस जो है वो 40,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटेगा, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, 2400 करोड़ के आसपास तो यहाँ पर इनका डिविडेंड ही बन गया। तो आप हिसाब लगा लीजिए, वो डिविडेंड आता रहेगा, वो जितना बड़ा डिविडेंड देंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में उतना तो ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो वो उसी वजह से यहाँ पर मार्केट खुश नहीं हुई, क्योंकि मार्केट को पता था कि यहाँ पर ना आप डिविडेंड दोगे इनका पे बन जाएगा, तो वो मार्केट को पहले से ही पता था। इसीलिए कोई भी यहाँ पर हरकत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक के अंदर जब रिजल्ट्स आए, और कुछ एक्शन भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जो इंटरनली था जो बिजनेस का, वो उसको देखना चाहते थे, उसमें ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना सोच रहे होंगे कि यार ये तो काफ़ी नीचे की वैल्यू निकल रही है प्राइस की, और बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी होंगे कि यार ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आप किसी भी एनालिस्ट का, मेरा मत सुनिए, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, उनका जो होल्डिंग डिस्काउंट है, जब ये स्टॉक लिस्ट हो रहा तभी ये बात चल रही थी कि 10% का होल्डिंग डिस्काउंट रहता है किसी भी कंपनी में। आप HDFC में अगर आप देख लोगे तो उसमें भी डिस्काउंट था, ठीक है, उसमें तो और भी ज़्यादा था, कुछ 10% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे काम कर रहा था, और इसीलिए वो कह रहे थे कि मर्ज होंगे तो वो डिस्काउंट खत्म होते हुए नजर आएगा। तो वो यहाँ पर आप बात समझिए कि डिस्काउंट होता है, उससे हमें समझ में आता है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर ये समझना है कि जो बिजनेस है उसमें क्या है। देखिए स्टार्टिंग है, भरोसा तो है ही, ठीक है। इसमें जो बिजनेसेस आ रहे हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड का देखिए मार्केट में पकड़ बनाना आसान नहीं है। आप HDFC सबसे बड़ा पकड़ बनाए हुए है म्यूचुअल फंड के मार्केट में, ठीक है ना। आप उनके AUMs देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आसान नहीं है, आसान नहीं है। लिस्ट है मेरे ख्याल से स्टॉक HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो लिस्टेड है। तो आप उससे एक बात समझिए कि बहुत आसान नहीं है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ग्रो करना। इसके साथ साथ जो इनका जो मेन जो बिजनेस है लोन का, वो इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस बनाने में आप अभी मार्केट में उतरे हैं, ठीक है। एक दिन या एक महीने में बिजनेस नहीं बनता। आप अक्रॉस इंडिया स्टार्ट करोगे, आप एक स्टेट में या एक सिटी में स्टार्ट नहीं करोगे, आप अक्रॉस इंडिया स्टार्ट करने की बात करो, और उससे को सेटअप करने में टाइम लगता है। बड़ी कंपनी है, पैसा अच्छा खासा है, अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक्सपेंस उठा सकती हैं, तो आराम से यहाँ पर एक महीना नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने में सेटअप करते हैं। 4 महीने तो लग ही जाएंगे सेटअप करने में, 4-5 महीने तो आप ये समझिए सेटअप करने में ही चले जाएंगे, ठीक है ना। और तब भी जो है पूरे अक्रॉस इंडिया यहाँ पर सेटअप नहीं हो सकता है। तो वो आप बात समझिए, आप खुद ही इतना समझ सकते हैं। एक दुकान भी अगर सेटअप करनी होती है ना तो दुकान का एरिया ढूंढते हैं, फिर उसमें क्या लगना है, ऐसे करते करते 2-2.5 महीने लग जाते हैं एक दुकान को सेटअप करने। ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको सेटअप करोगे तो अक्रॉस इंडिया टाइम तो लगेगा ही। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ना आए, तो वो सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। बात आती है मेन जो है लोन का। अब मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ कि लोन का जो ग्रोथ है वो रिलायंस बहुत ही मजबूत दिखाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही मजबूत, बहुत ही अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा ये लोन का। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, आप एक ऐप के थ्रू भी ना आप लोन का काम कर सकते हैं। ये इतना ह्यूज कस्टमर बेस है आराम से। और एक डेटा मैं आपको बताऊं, ये हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, RBI का डेटा अभी का जो लेटेस्ट वाला है वो क्या कह रहा है। RBI क्यों चिंतित है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोन ग्रोथ है, पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उठाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो चिंतित हैं
क्योंकि उन्हें अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो फिर कंपनियां लोन लें, ये ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर आप देखें पर्सनल लोन तो वो ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, कंपनियों का लोन लेना ये ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देता है। लेकिन हो क्या रहा है, पर्सनल लोन। इसमें क्या होगा, किसे बेनिफिट मिलेगा, आप देखेंगे जो लोन वाली कंपनी है वो उनको बेनिफिट मिलेगा। लोग जितना पर्सनल लोन लेंगे उतना ही ज़्यादा तो इन कंपनियों को बेनिफिट होगा ना, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर इन सभी कंपनियों को बेनिफिट पहुंचा रहा है। अभी जो स्टैंड कर रही हैं कंपनियां, उनसे आप देखिए कि कंज्यूमर जो लोन है ना वो अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट में तो वैसे भी ये नहीं आ रहे, ये तो रिटेल लोन लेके आ रहे हैं। और रिटेल लोन में आपका पर्सनल लोन बाकी वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोन्स जो है ना वो प्रोवाइड करवाएगी रिलायंस। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ग्रोथ दिखेगी और इसमें कोई लंबा टाइम भी नहीं लगने वाला। कोई भी लोन लेने के लिए ना, आपका जो एक साइट है या फिर आपके ऑफिस है, जगह जगह नहीं जाते पर्सनल लोन, तो अब फ़ोन पर ही हो जाता है पूरा। तो पूरा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है अक्रॉस इंडिया, कुछ ही जगह पर आप जो है फोकस करेंगे वहाँ से भी काम बन जाएगा। तो ये है पूरी बात। यहाँ पर लोन ग्रोथ जो है ना वो तंगड़े में दिखाई देगी और उसमें कोई 2-3 साल वाला काम नहीं, सीधे सीधे आपको दिखने ही लगेगा। 4-5 महीने बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वार्टर में ही पॉसिबल है कि आपका जो दिसंबर का जो क्वार्टर है Q3, उसमें ही आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी राय है और आप फेयर वैल्यू आसानी से निकाल नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। हमने तो यहाँ पर होल्डिंग के हिसाब से निकाल के रखी है और काफ़ी लोगों का ये कहना है, जैसे कि उस वक्त जब लिस्टिंग हो रही तब ये कह रहे थे कि यार यहाँ पर 160 के आसपास लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। खैर वो एक अलग बात है। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है आपको समझ आया और आपने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ रखा हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लगता है आपको फेयर वैल्यू कितनी है। तो अभी अगर आप देखें चार्ट पर तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है 202 अगर टूटता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर 200 तो वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल, 200 भी अगर टूट गया तो फिर यहाँ पर जो है किसी भी स्टॉक में प्रॉब्लम आ जाती। तो वो यहाँ पर ही क्या बड़ी बात है। बाकी अगर 235 अगर टूट गया, 235 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं आपका 260 आ गया, फिर 260। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजाइज करिए अपने आप को। अब वो फेयर वैल्यू तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो बात की बात है। फिलहाल जो है फेयर वैल्यू इतनी दिखाई दे रही है और फिलहाल जो है प्राइस जो है कुछ और कह रहा है। तो ये सब चल रहा है। जिसकी इच्छा हो यहाँ पर खरीदने की वो खरीदे, जिसकी इच्छा हो कि मैं फेयर वैल्यू पर खरीदूंगा तो वो फेयर वैल्यू के लिए यहाँ पर जो है वेट करें। सिंपल सी बात है, हर एक का अपना अपना मायना है और यहाँ पर जो है आप एक डिसीजन नहीं बना सकते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि बिजनेस है नहीं, होल्डिंग के यहाँ पर वैल्यू से यहाँ पर कंपनी जो है अभी सेटअप हुई है। तो वो यहाँ पर है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।